हेलो गाइस, देवेश भारद्वाज पीक्यू पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड ह्यूमन आई का रिवीजन नोट्स जानने वाले हैं। आपके लिए बहुत मेहनत करा जाता है भाई। आपसे उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखेंगे तभी सीखेंगे ना भाई। अब पूरा ही नहीं देखेंगे तो बोलते हैं उसको हिंदी में अधजल गगरी छलकत जाए। आप क्या करते हैं ना, गूगल बाबा की शरण में जाके एक मिला आपको, हाँ भाई मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्या होता है, एक मिनट एक मैग्नेट लो और करंट में लगा दो, उसके इफेक्ट आपको खुद ब खुद समझ में आ जाए। तो ऐसे करेंगे तो यही होगा, इसलिए पूरा वीडियो देखिए, अच्छे से देखिए। पेपर पेन लेके नोट्स भी बना लीजिए ना, क्या दिक्कत है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो हमारे पीक्यू पाठशाला पे जाके आप डिमांड करिए, डेफिनेटली आपको दे देंगे। ऐसे एक दो दिन में नहीं भी डिमांड करेंगे तो भी पहुंच जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए और कई सारी चीज़ों को भी सीखिए वहाँ से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने जा रहे हैं, जानकारी लेने जा रहे हैं। इसमें जो ब्लैक ओर ऑफ आयरन होता है वो बोलते हैं Fe3O4, जिसको मैग्नेटाइट के नाम से जानते हैं आप। काहे के नाम से? मैग्नेटाइट के नाम से। ये कैपेबल होता है अट्रैक्टिंग सिमिलर पीसेस ऑफ आयरन, उसको हम लोग लोड स्टोन बोलते हैं। कौन सा स्टोन? लोड स्टोन। नेचुरली एग्जिस्टिंग मैग्नेट्स, राइट, यूज्ड बाय ह्यूमन टू फाइंड डायरेक्शंस। पुराने ज़माने में क्या होता था, नेविगेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। चाइनीज़ पीपल बहुत ज़्यादा करते थे, है ना। तो यहाँ H.C. ओस्टर्ड थे, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा दिया था एक एक्सपेरिमेंट के वजह से। ये डैनिश फिजिसिस्ट थे। इन्होंने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जब बताया तो पूरे साइंस फिजिक्स वाले जो सेगमेंट्स हैं उसमें तहलका मच गया था कि क्या ऐसा पॉसिबल है। तो अ नीडल केप्ट नियर द वायर कैरिंग करंट विल डिफ्लेक्ट ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड। ये ओस्टर्ड ने बताया कि अगर नीडल किसी करंट कैरिंग वायर के पास में, कॉम्पास नीडल की बात कर रहे हैं, वो इंजेक्शन वाला नीडल नहीं, ठीक है, तो उसमें क्या देखा गया कि डिफ्लेक्शन आया। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक करंट जो कैरी कर रहा था कंडक्टर, उसके अंदर क्या था, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था, तभी तो डिफ्लेक्शन आया, है ना। तो एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट विल शो वेरिएशन इन द डिटेक्शन ऑल्सो। अगर आप करंट को रिवर्स कर देंगे तो उसका उल्टा असर दिखेगा आपको। आपने पढ़ा ही होगा इस चीज़ को। तो हम बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे आज, हम आपको ऊपर से एक एक पॉइंट को डिस्कस कराते निकल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आप वीडियो देखते देखते निकल जाते हैं, है ना, जस्ट किडिंग। मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंस। आयरन को अट्रैक्ट करता है, आप जानते ही हो, और आयरन लाइक सब्सटेंस होता है उसको भी अट्रैक्ट करता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्या प्रॉपर्टीज है मैग्नेट के, राइट। मैग्नेट के कलर को लेके चिंता ना करें, ये तो जस्ट एक यहाँ पर बताया गया। आप जब बनाओगे तो कलर थोड़ा ना डालोगे, डालना भी मत। पेंसिल से बनाओ, पेंसिल से स्केच करोगे ना तो बहुत अच्छी तरीके मार्क्स पाओगे। पेन लगाओगे तो भाई उसकी गारंटी आप ही जानो। एवरी मैग्नेट हैज़ टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ। क्या क्या है? नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। अब देखो, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। अगर आपको आपके नॉलेज का आदमी मिल जाएगा तो आपको ईगो बढ़ जाएगा, दोनों में झगड़ा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? दोनों जो है ना माथा पीट लेंगे एक दूसरे का। तो वही है यहाँ पर, जब नॉर्थ को नॉर्थ से भिड़ाओ दोनों माथा पीट के अलग हो गए, साउथ को साउथ से मिलाओ तो दोनों चूर देंगे पकड़ के माथा एक दूसरे का, है ना। और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर मतलब क्या हुआ? नॉर्थ को नॉर्थ से भिड़ाओ। अगर हम बात करें तो हैरी को पॉटर से मिलाओ, पता नहीं ये कितना दमदार रहेगा। लेकिन अगर हैरी को नीलसन से मिलाओ तो अट्रैक्शन तो होगा। उसी तरह नॉर्थ को नॉर्थ से मिलाओ तो क्या हो जाएगा? रिपेल हो जाएगा। लेकिन नॉर्थ को साउथ से मिलाओ, पट से हो जाएगा क्या? अट्रैक्शन हो जाता है। अब थोड़ा चलते हैं मजाक से बाहर। A freely suspended bar magnet aligns itself in nearly north-south direction. अगर बार मैग्नेट को ना एक धागे से बांध के लटका दो ऐसे, ठीक है, तो ये क्या करेगा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आपको दिखाएगा, विथ इट्स नॉर्थ पोल टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। अब सवाल उठता है, इसको आपने डिटेल में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मेरे साथ 12th में पढ़ लेना, 10th वाले बच्चों, ठीक है, कि कैसे मैग्नेट का नॉर्थ जो है इधर अर्थ का, अर्थ भी तो जाइंट मैग्नेट है, उसके भी अपने पोल्स हैं ना,
नॉर्थ साउथ लाइक दैट। तो हम बताएंगे 12th में जाके, अभी आप इतना ही समझो, क्योंकि ज़्यादा अभी उतनी भी जानकारी ज़रूरत हमारी नहीं है आज के डेट में। द सब्सटेंस विच आर अट्रैक्टेड बाई मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस। कौन कौन से मैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे? आयरन होंगे, निकल होंगे, कोबाल्ट होंगे, स्टील होंगे, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। आयरन जैसे ही ले जाओगे आप, स्क्रू ड्राइवर घर में होगा, मैग्नेट से चिपकाओ, चिपक जाएगा। और वही स्क्रू ड्राइवर को किसी नेल के पास ले जाओ तो वो नेल को चिपका लेता है, क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी, तो वो थोड़ी देर के लिए मैग्नेटाइज हो गया वो भी, राइट। द सब्सटेंस विच आर नॉट अट्रैक्टेड बाई मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। एग्जाम्पल में आप तो बहुत चीज़ आपके घर में पड़े हैं, बुक है, पेन है, पेंसिल है, ये सब जो भी लगा लो नहीं होगा अट्रैक्ट। वुड, ग्लास, कॉपर, एल्यूमिनियम, ब्रास, पेपर एटसेट्रा। और आसान लग रहा है ना? देखो आप ही के हिसाब से बनाया है तो आपको ही समझ में आना चाहिए, मेरे को समझ के क्या मिलना है? मैं बोर्ड का एग्जाम थोड़ा ना देने वाला हूँ, देने वाले तो आप हैं, है ना। और एक बात जान लो, इस तरह से ढंग से पढ़ोगे ना, बुलेट पॉइंट्स को एकदम दिमाग में रखते जाओगे तो लिखना भी आसान हो जाएगा। और जो अगर लिखना आसान हुआ तो 95% कौन रोकेगा भाई? आएगा ही। क्वेश्चन सॉल्व सेट करना और नॉलेज बढ़ाना दोनों चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं। क्वेश्चन सेट आपका ड्यूटी नहीं है, आपकी ड्यूटी क्या है? पढ़ना, और अच्छे से पढ़ना, अच्छे से नोट्स बनाना। चलिए, क्वेश्चन जो सेट करेंगे करेंगे, और जो दावे करेंगे वो भी करेंगे, भाई क्या दिक्कत है? आ गया तो बहुत अच्छा। तुक्काफिकेशन तो सब जगह चलता है, हम भी चाहते तो कर सकते थे, लेकिन हम करेंगे नहीं, ठीक है, आप पे ही छोड़ते हैं। और अगर नहीं हुआ तो 12th में फिर करेंगे आपके लिए, डोंट वरी। मैग्नेटिक फील्ड, द एरिया अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। देखो दिखाता हूं आपको मैं। हमारे पास एक मैग्नेट है, इसको बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट, जानते ही होंगे आप। और उसके बाद ये जो दिख रहे हैं ना, हॉर्स शू मैग्नेट के बाद ये जो आपको दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं बार मैग्नेट। अब जरा ट्राई करता हूं कि आप इसके नॉर्थ साउथ देखो, आपको दिख रहा होगा नॉर्थ साउथ, इधर भी है नॉर्थ साउथ, करेक्ट। अब जरा हो जाए, नॉर्थ को नॉर्थ से भिड़ा रहे हैं, देखो मुझे यहाँ फोर्स फील हो रहा है और ये सटने को तैयार नहीं है। इसी तरह साउथ को साउथ से भिड़ाते हैं तो ये भी सटने को तैयार नहीं है। अगर सटा दें तो बात अलग है, इससे ज़्यादा ताकत लगाएंगे सट जाएगा, लेकिन वो टिकेगा नहीं। ऐसे देखो, टिका की कोशिश करते हैं, देखो किस तरह से ये डांस करना शुरू है, नहीं आएगा। लेकिन अगर इसी नॉर्थ को देखो आप, इसी नॉर्थ को साउथ से भिड़ाते हैं तो देखो क्या हो जाता है, जस्ट सी, एक हो गए, ठीक है। तो ये है, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ क्या देख रहे हैं? अब देखो इसमें थोड़ा सा फ्लेवर डाल दिया गया है ताकि आपको 12th में जाए तो आपको नया ना लगे कुछ भी। ऐसा यूनिट टेस्ला, वो एलन मस्क वाली नहीं, इससे ही इन्फ्लुएंस होकर उसने नाम रखा है अपनी कंपनी का टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्योंकि आपने 9th में वेक्टर स्केलर के बारे में जानकारी रखी थी, तो यहाँ ये भी बता दिया मैंने, इसके अंदर दोनों चीज़ें होती हैं, तो यानी ये वेक्टर क्वांटिटी स्केलर नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कॉम्पास। ये तो आपने पढ़ा ही है कि मैग्नेटिक फील्ड को कॉम्पास नीडल लगाओ, पता चल जाएगा। द नीडल ऑफ अ मैग्नेटिक कॉम्पास इज फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट। नीडल ऑफ अ मैग्नेटिक कॉम्पास क्या होता है? फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट होता है, इसलिए डिफ्लेक्शन फटाफट आपको अच्छे से दिखता है। अभी ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, मैं आपको एक वीडियो ज़रूर डालना चाहूँगा इसमें, शायद मैं एडिटर टीम को बता देता हूँ कि हमारे साथ यहाँ पे एक स्टूडेंट है हर्ष कपूर, उसने मतलब बहुत मेरे पे प्रेशर डाल के कि सर ये करना है एक्सपेरिमेंट, इसका वीडियो शूट करना है, तो करवा लिया। तो करवाने से क्या हुआ कि आपको देखने का एक मौका मिल जाएगा। मैं इसके बाद डेफिनेटली आपको वो वीडियो ज़रूर डलवाऊँगा यहाँ पे, तब तक ये स्लाइड पढ़ लेते हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फील्ड लाइन के? ये शुरू होता है नॉर्थ पोल से और ख़त्म होता है साउथ पोल पे। देखिए, नॉर्थ से शुरू होके साउथ पे ख़त्म, इधर से भी नॉर्थ से शुरू होके साउथ पे ख़त्म, लेकिन बीच में क्या हो रहा है वो भी आप ध्यान से देख लो, ठीक है। ये सबसे की पॉइंट है यहाँ पे, और ये क्वेश्चन में पूछ डालते हैं भाई, और बच्चे यहीं पे ज़्यादातर परेशान होते हैं। ये क्लोज्ड कर्व्स बनाते हैं, आप देख रहे हैं, इस तरह से आप और भी बना सकते हैं। क्लोजर इन स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, जितना नज़दीक होगा ये फील्ड लाइंस उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा क्या? मैग्नेटिक फील्ड। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर,
अब ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि दो दो नॉर्थ पोल एक मैग्नेट में कहाँ से लाओगे, दो साउथ कहाँ से लाओगे, तो पॉसिबल ही नहीं है। वही चीज़ लिखा होगा यहाँ, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एज फॉर टू लाइन्स टू इंटरसेक्ट देयर मस्ट बी टू नॉर्थ डायरेक्शन एट अ पॉइंट दैट इज एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। देखो ना कैसे हो सकता है, एक मैग्नेट लो यहाँ पे, ये वाला मैग्नेट है, और इसको ऐसे तोड़ दो, ये नॉर्थ था और ये साउथ था, तो ये ऑटोमेटिकली साउथ हो गया और ये नॉर्थ हो गया। जितने छोटे छोटे करते चले जाओगे, पता है क्यों ये मैग्नेट मैग्नेट क्यों होता है? मैग्नेट इसलिए मैग्नेट होता है क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे डोमेन्स होते हैं। माइक्रोस्कोपिक वे में देखेंगे तो वो डोमेन्स एक्ट करते हैं जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। सो बार मैग्नेट इज बिकॉज ऑफ डोमेन्स, याद रखना है। तो अब बोलता है डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इनसाइड अ मैग्नेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। देखो यहां से चला नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। अब ये पेज से बड़ा हो गया सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, तो अब पेज के बाहर होने की वजह से आ तो रही है वो लाइनें, तो किधर से लगता है अपने को, साउथ टू नॉर्थ जा रहे, तो अंदर मैग्नेट के साउथ टू नॉर्थ और बाहर नॉर्थ टू साउथ, भूलना नहीं है। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस। कितना नजदीक नजदीक फील्ड लाइन है उसके ही ऊपर इसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, किसकी, फील्ड लाइंस की। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आपको वीडियो दिखाने वाले हैं, अब आप वीडियो का एंजॉय कर सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल है ना, ये क्यों लिया गया राइट हैंड थंब रूल? क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है क्या, किसने बताया, ऑस्टर्ड ने। तो ऑस्टर्ड ने बताया तो फिर हमको ये रूल जानना ही पड़ेगा। अब इमेजिन करिए कि आपने एक करंट कैरिंग कंडक्टर, मारने का डरना मत, मारने नहीं लाया हूँ, आपको बताने लाया हूँ। ये जो है ना स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। तो इमेजिन यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड। ये मेरा राइट हैंड है और ये पकड़ लिया मैंने, ठीक है। अभी करंट ऊपर से नीचे जा रहा है, तो जरा ध्यान देके देखना बच्चों, ये मेरा थंब किधर है, डाउनवर्ड, और ये चारों फिंगर कर्ल किया, तो अब इसका डायरेक्शन कैसा हो गया, क्लॉकवाइज। और यही करंट जब नीचे से ऊपर गया, ऐसे किया, तो ये डायरेक्शन हो गया, यानी एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो समझ लेना, ऊपर से नीचे करंट क्लॉकवाइज, नीचे से ऊपर करंट एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। रख दे रहा हूं। तो इमेजिन यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग करंट स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट द थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो बोलता है देन द फिंगर्स रैप्ड अराउंड द कंडक्टर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो यहाँ पे नीचे किया तो इसका डायरेक्शन कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज। यही ऊपर कर दिया होता तो इसका डायरेक्शन हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज, राइट। सोलेनॉइड तो पढ़ा ही होगा आपने, अभी आ रहे हैं हम लोग वहां पे, सोलेनॉइड की तरफ बढ़ रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल एट एवरी पॉइंट ऑन कंडक्टर। जितने भी अभी आपने देखा था ना, ये कंडक्टर और ये बन रहे थे इस तरह से, तो जितने भी बनेंगे उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं दिखाया, इसलिए एरो नहीं दिखा रहा हूँ मैग्नेटिक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, ठीक है। डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल और कॉम्पास। सर्कल्स आर क्लोजर नियर द कंडक्टर, यहाँ पे क्लोज होंगे कंडक्टर के पास में, और दूर जाएंगे तो बड़े बड़े होते चले जाएंगे, फिर आउट ऑफ द पेज भी हो जाएंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ करंट। मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, कितना करंट जा रहा है, ज़्यादा करंट जाएगा तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, कम जाएगा तो कम होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है। ये जितना दूर जाएगा ना, इधर जितना भी दूर जाएगा उतना कम होते जाएगा, है ना। अगर ये डिस्टेंस कम है, अगर 1/, देखो इसका एग्जाम्पल 1/4 होगा और 1/2 होगा, तो 2 वाला क्या है, ज़्यादा है, और 4 वाला 2 वाला कम है और 4 वाला ज़्यादा है।
तो यहाँ पर 0.5 आएगा और यहाँ पर 0.25 आएगा। तो ये वैल्यू जो है ना, इसकी एक एग्जाम्पल लिया जस्ट समझाने के लिए। तो 0.25 वाला क्या होगा, कम होगा, 0.5 वाला ज़्यादा होगा। चलिए आगे बढ़ें। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप, जैसा आपने देखा, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल एट एवरी पॉइंट, समथिंग लाइक दैट। सर्कल्स बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे, जितना दूर जाते, मैंने बोला था आउट ऑफ द पेज चला जाएगा, है ना। एवरी पॉइंट ऑन वायर कैरिंग करंट वुड गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड अपीयरिंग एज अ स्ट्रेट लाइन एट सेंटर ऑफ द लूप, बीच में स्ट्रेट लाइन बना रहेगा, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लूप इज सेम, अंदर जो लूप के होगा वो सेम ही रहेगा सबका, करेक्ट। फैक्टर्स क्या क्या हैं जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर को, मतलब फैक्टर्स जो है ना वो किस चीज़ पे डिपेंड करे, अफेक्ट करेगा। तो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, और दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर, और तीसरा है मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, करेक्ट। तो मैग्नेट, ये आप तीनों दिमाग में रखोगे, इजी रहेगा। ये ज़्यादा रहेगा कॉइल में टर्न, सोलेनॉइड में क्या करते हैं, खूब दबा के एकदम सटा के जब इंसुलेटेड वायर को करते हैं ना तो वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन थोड़ा लूज करके करेंगे तो वीक होगा। मैग्नेटिक फील्ड इज एडिटिव इन नेचर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन लूप एड्स अप टू मैग्नेटिक फील्ड टू अनदर लूप। लूप समझ गए, 1 2 3, ये क्या हो रहा है, ऐड ही तो हो रहा है, लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, तो वही बता रहा है। दिस इज बिकॉज द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज सम डायरेक्शन या सेम डायरेक्शन, ठीक है। लीजिए अब आपके सामने सोलेनॉइड है। अ कॉइल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स क्लोजली वुंड ऑन अ हॉलो सिलेंडर ऑफ इंसुलेटेड मटीरियल, और देयरवाइज क्या है, देयरवाइज इज कॉल्ड सोलेनॉइड, अदरवाइज है ना, और अदरवाइज कॉल्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ये जो सोलेनॉइड है ये कोर होगा, है ना। कोई यहाँ क्या लिखा, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स क्लोजली वुंड ऑन अ हॉलो सिलेंडर, या तो ये हॉलो होगा या उसके अंदर कोर डालते हैं, कोर डाल के डिपेंड करता है परमानेंट मैग्नेट बना रहे हैं या सिंपल सोलेनॉइड बना रहे हैं आप, ठीक है। द एंड ऑफ सोलेनॉइड हैविंग क्लॉकवाइज करंट विल एक्ट एज साउथ पोल, क्लॉकवाइज, ये राइट हैंड से आया ना, क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा, साउथ पोल एंटर इनटू इट, while on the other hand having anti-clockwise current will act as north pole। अब आपको करंट देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी देखो यहाँ पे बताया। अब इसका डायरेक्शन कैसा है, इधर प्लस है और इधर माइनस है, तो ये हमारा इस तरह से करंट घूम रहा है, तो यानी ये हो गया। तो ये जब होगा तो आपको बताया था ना कि जब नीचे से ऊपर जाएगा तो साउथ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो देखो साउथ बन गया यहाँ पे, ये दिख रहा है। मैं ज़रा इसको आपको अलग कलर में बता दूं तो आपको पता चलेगा, ये साउथ, करेक्ट। और बिकॉज ये नीचे की डायरेक्शन में तो गया, क्लॉकवाइज हो गया तो नॉर्थ। अभी पूछेंगे कि ये नीचे कैसे हुआ भाई, करंट तो ऐसे गया ना यहाँ से नॉर्थ वाले में, तो इस तरह सर्कल बनाएगा तो नॉर्थ हो गया। अगर नीचे से ऊपर गया ऐसा, तो यहाँ पर नीचे से ऊपर, वहाँ पे ऊपर से नीचे, यही होता है। इसीलिए ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, बार मैग्नेट की तरह, ठीक है। तो ये साउथ और ये नॉर्थ, हमेशा याद रखना है कि यहाँ पर जो करंट है नीचे से ऊपर गया है तो वो हो गया आपका साउथ, और साउथ एक ऐसे भी बना के दिखाते थे हम लोग, और नॉर्थ में कुछ समथिंग लाइक दैट। ये हो गया साउथ का और ये नॉर्थ का, जिसमें हम लोग समथिंग इस तरह से करते थे। अब इसको एक्सप्लेन करने का अभी समय नहीं है, तो हम आगे बढ़ेंगे। सोलेनॉइड देखा आपने। परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, दे आर मेड ऑफ कार्बन स्टील, क्रोमियम स्टील, टंगस्टन स्टील एंड सम अलॉय लाइक एल्निको एंड निपरमैग। ये क्या होता है, कोर में डालते हैं सोलेनॉइड के आप, ठीक है। एल्निको इज एन अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट, ये आपके लिए। When a material is placed inside a coil carrying current, it will get magnetized। क्या बोला, जब किसी मटेरियल को हमने कॉइल के अंदर प्लेस किया,
जो करंट कैरी कर रहा था तो वो क्या यहाँ पर दिखा रहा है, ये मैग्नेटाइज हो जाता है। या आपने वो किया भी, आपने पढ़ा भी होगा, बहुत सारे नेल ले लीजिए, उसको अच्छे से रैप कर दीजिए और उसके बाद उसमें करंट प्रोड्यूस करिए, वो बन जाएगा मैग्नेट, है ना। A bunch of nails or an iron rod placed along the axis of coil can be magnetized by the current allowed to pass through the coil. Such magnets are called electromagnets. एक होता है परमानेंट मैग्नेट और एक होता है टेम्पररी मैग्नेट, जिसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, है ना। बहुत सारे चीज़ों में यूज़ होता है, स्क्रैप उठाना हो तो वहाँ पे क्रेन ले जा करके उसी तरह करते हैं। जो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले हैं नीचे लाए, उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट स्टार्ट किया और सीधा पिक हो गया और ले जाके जहाँ डंप करना है वहाँ पे गया और इसको स्विच ऑफ कर दिया, गिर गए सब वहाँ पे। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे आ गए हम लोग अभी, ये ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। फ्लेमिंग्स, ये देवेश भारद्वाज लेफ्ट हैंड है, लेकिन आप फ्लेमिंग से रिलेट करिए इसको। स्ट्रेच द थंब, लीजिए, कर दिया। फोर फिंगर, ये भी कर दिया। एंड मिडल फिंगर ले, ठीक है, ऑफ योर लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सी हियर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यहाँ देखो ये भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर और ये अगर जाते हैं तो ये भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। इफ फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फोर फिंगर ये जो है ना, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है, मिडल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये वाला, देन थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फोर्स, ये याद रहेगा ना, मोशन, मैग्नेटिक फील्ड, मोशन, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट, अच्छे से याद रखना है। और यहाँ पे इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। चलिए आगे, कुछ चीजें हैं जो आपको जानना चाहिए और हमेशा याद रखना चाहिए। क्या है, नो द टर्म्स लिखा है मैंने यहाँ पे। नो द टर्म्स क्यों लिखा है वो देखिए। When a bar magnet is placed on a cardboard and iron filings are sprinkled, they will arrange themselves in a pattern of lines known as magnetic field lines, जिसका वीडियो आपने अभी अभी देखा, ठीक है। The area around a magnet in which its effect can be experienced is called magnetic field. मैंने अभी दिखाया था ना आपको, वो जो या तो रिपेल हो रहा था या अट्रैक्ट हो रहा था, तो वहाँ पे मुझे जो फोर्स फील हो रहा था वहाँ पे वही मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो रहा था। When electric current flows through a conductor, a magnetic field is produced around it. ऑस्टर ने यही तो बताया था। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इसी को बोलते हैं। An electromagnet is a solenoid coil that attains magnetism due to the flow of current. करंट बंद कर दो, हो गया नॉर्मल। It works on the principle of magnetic effect of current. ये टर्म्स आपको जानना जरूरी है। अब आ गए डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट पे। ये आपने देखा है ना, आपके घर में भी यही चल रहा है, सभी जगह यही चलता है। एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन वायरिंग्स। एक होता है लाइव वायर, जिसको हम लोग रेड या पॉजिटिव भी बोलते हैं, उसको रेड कलर का जो इंसुलेशन होता है उसको बोलते हैं लाइव। ब्लैक होगा उसको नेगेटिव बोलते हैं, वही होता है न्यूट्रल वायर। और ग्रीन जो होगा इंसुलेशन वो होगा अर्थ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अर्थ। अगर वो नहीं लगाते हैं तो आपके घर के सब मतलब डैमेज हो सकते हैं, आपके अप्लायंसेस जो यूज़ कर रहे हैं आप, राइट। जो भी लीकेज ऑफ करंट होता है इलेक्ट्रॉन सीधा अर्थ में चला जाता है, बिकॉज अर्थ इज अ पॉजिटिव वन, वो खींच लेता है। अब देखो, द पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी बिटवीन लाइव एंड न्यूट्रल वायर इन इंडिया इज 220 वोल्ट। हमारे यहाँ 220 बोल के 240-50 भेजते हैं आजकल, ठीक है। पोल, मेन सप्लाई, फ्यूज, इलेक्ट्रिसिटी मीटर, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, और यहाँ से 2 सेपरेट सर्किट्स। यहाँ देखिए, अर्थ वायर, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर। अब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज है आपका, और उसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी मीटर, फ्यूज के बाद आता है मीटर, और मीटर के बाद डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कंटेनिंग मेन स्विच एंड फ्यूजेस फॉर ईच सर्किट। यहाँ भी फ्यूज होता है, राइट। ये वाला फ्यूज क्यों होता है कि इस मीटर को बचाने के लिए, और इसके बाद फिर यहाँ से जो जाता है वो आपके घर के अप्लायंस को बचाने के लिए। अभी फ्यूज के नाम पे तो एमसीबी ही चलता है सब जगह, ट्रिप हो जाता है ना। इसके बाद ये देखो, सारे पैरेलल दिख रहे हैं आपको, कोई सीरीज में नहीं दिख रहा है, ठीक है। और ये तो पता ही है, स्विच दिखा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और ये 220 वोल्ट के नाम पे 240 वोल्ट 250 वोल्ट तक जाता है आपके घर में आजकल,
ठीक है, तो ये था हमारा। अब पहुंच गए हम लोग ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। देखो क्या मैं मस्त खिलखिला रहा हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ आपको देखकर, है ना। क्या आप भी मुस्कुरा रहे हैं? नहीं अगर मुस्कुरा रहे हैं मतलब पूरा वीडियो देख रहे हैं। अब पूरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको नॉलेजेबल बनने से कोई रोक नहीं सकता। दिस इज माई गारंटी। ठीक है, व्हाट इज योर गारंटी? टू स्कोर 95% इन एग्जाम। अपना भी गारंटी दे ही दो, क्यों छोड़ रहे हो? चलिए ह्यूमन आई जानते हैं। ह्यूमन आई में आई इज नेचुरल ऑप्टिकल डिवाइस यूजिंग विच ह्यूमन कुड सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड हिम और हर, जहां भी। ठीक है, इट फॉर्म्स अ रियल इन्वर्टेड इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव सरफेस कॉल्ड रेटिना। रेटिना में मजे की बात है, दो चीजें होती हैं बड़े इंपॉर्टेंट, कोन एंड रॉड। और अगर मान लीजिए कोन में से एक कलर भी कम हो गया, आदमी कलर ब्लाइंड हो गया। ठीक है, कोन सेल्स में एक भी जो उसके जो मेन प्राइमरी कलर्स के होते हैं, रेड ब्लू एंड ग्रीन, उसमें से एक कम कर लो, आदमी हो गया कलर ब्लाइंड। जिस चीज को याद रखना है, रॉड्स एंड कोन्स आर द सेल्स इन रेटिना विच आर लाइट सेंसिटिव। रॉड्स रिस्पॉन्ड टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कितना ब्राइट लाइट जा रहा है, डिम लाइट जा रहा है, वही सेंस करता है। कोन्स रिस्पॉन्ड करता है इल्यूमिनेशन ऑफ कलर्स। ठीक है, देर आर अराउंड 125 मिलियन रॉड्स एंड कोन्स। 125 मिलियन रॉड एंड कोन्स होते हैं अपने आंखों में। द सेल्स जनरेट सिग्नल्स विच आर ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन थ्रू ऑप्टिकल नर्व्स। ऑप्टिकल नर्व ही पहुंचाता है आपके ब्रेन में, हाँ भाई हमने कुछ देखा, है ना। आपको लगता है कुछ देखा, वो देखा कौन बताता है? ब्रेन को, ऑप्टिकल नर्व। ये रहा आपका आंख। ये ड्रॉ करना आपको पड़ सकता है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, अब ये ड्रॉ क्यों करना होगा वो आप डिसाइड कर लो, करना है कि नहीं करना है। करना तो पड़ेगा, मार्क्स चाहिए तो करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर देखो ये ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर दिया, नियरली स्फेरिकल बोलते हैं। ठीक है, यह यहाँ पर जो देख रहे हैं दिस इज कॉर्निया, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ये है प्यूपिल। यहाँ पे आइरिस दिख रहा है आपको, ये वाला ब्लैक। इसके बाद आई लेंस दिख रहा है, ये क्रिस्टलाइन लेंस होता है और जनरली क्या होता है, ये कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, क्योंकि ये लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है और रेटिना पहुंचाता है। और गड़बड़ी तब शुरू होती है जब इधर इधर कुछ या तो बॉल बड़ा हो जाए, बॉल छोटा हो जाए, है ना, या फिर सिलियरी मसल बोलेगे अब मैं थक गया, तो मेरे जैसे लोगों को चश्मा लग जाता है। और आपके जैसे बच्चों को तो बॉल बड़ा हो गया, आई बॉल, तो क्या हो गया, इमेज पहले बन गया तो आपको ब्लर दिखने लगा, दूर की चीज़ें छोटी हो गई तो पीछे बनने लगा, तो आपको रीडिंग में प्रॉब्लम हो गई। अभी एक एक करके बताता हूँ। सॉरी, आई लेंस देख लिया आपने, सिलियरी मसल्स ये रहा, ये है विट्रियस ह्यूमर। और यहाँ पर ये पार्ट यहाँ जो लिक्विड दिख रहा है वो है एक्वस ह्यूमर। और यहाँ पर सस्पेंडेड लिगामेंट्स हैं, इनको फिक्स करके पकड़ के रखने के लिए। यहाँ ब्लाइंड स्पॉट है, यहाँ कोई इमेज नहीं बनता है। और ये रेटिना है, ये आपका स्क्रीन है जहाँ पे इमेज बनता है। ये ऑप्टिक नर्व है जो लेके जाता है इसको कहाँ, ब्रेन तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या क्या है, कॉर्निया, इट इज द आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट। कैसा है, आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट, इट प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे ज्यादातर रिफ्रैक्शन यही होता है। लेंस में composed of fibrous jelly like material, it provides the focused real and inverted image of the object on retina. रेटिना गायब कर दो आंख से, आपको कुछ नहीं दिखेगा। वहां कोई तो इमेज बनाने के लिए पर्दा चाहिए भाई, वो है रेटिना। दिस कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस लाइट एट रेटिना, जैसा मैंने पहले बताया वही चीज यहाँ दिख रहा है आपको। आइरिस, डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। और प्यूपिल इज द विंडो ऑफ द आई, इट इज द सेंट्रल अपर्चर इन आइरिस। बीच में अपर्चर जो दिखता है, कैमरा में होता है ना अपर्चर, आंख को ही देख के कैमरा बनाया गया है। ठीक है, रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। रेगुलेट करता है कितना जाना चाहिए, ज्यादा लाइट जाएगा तो आपका रेटिना उड़ जाएगा। ठीक है ना। रेटिना, इट इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग एनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, जो रॉड्स एंड कोन्स थे। सिलियरी मसल्स में दीज मसल्स चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द आई लेंस फॉर फोकसिंग। वह बताया मैंने, जब आदमी थोड़ा बड़ा हो जाता है उम्र में तो यही थक जाता है, जिसके वजह से दूर का नज़दीक का दोनों प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक से फोकस नहीं कर पाते। तो फार पॉइंट नॉर्मल ह्यूमन आई का इन्फिनिटी होता है, पता है ना आपको। द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली इज फार पॉइंट ऑफ द आई। फॉर अ नॉर्मल एडल्ट आई की वैल्यू होती है फार पॉइंट की इन्फिनिटी।
अब यहाँ पर नियर पॉइंट और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये भी जान लीजिए 25 बोलते हैं ना, 25 सेंटीमीटर। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टिवली विदाउट स्ट्रेन, आराम से जो आप देख पाते हैं, जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं आराम से, है ना। ऐसे सटा के मोबाइल मत देखना वरना प्रॉब्लम हो जाएगी आंखों में, इसलिए थोड़ा 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रख के देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट उसके लाइट एडजस्ट कर लेना। फॉर अ नॉर्मल एडल्ट आई इट्स वैल्यू इज 25 सेंटीमीटर। पढ़ने के लिए भी बोलते हैं 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रख के पढ़ें, और मोबाइल देखने के लिए भी 25 सेंटीमीटर ही है। रेंज ऑफ ह्यूमन विजन 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी होता है। नियर पॉइंट टू फार पॉइंट, यही है ना रेंज ऑफ विजन। नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, फार पॉइंट इन्फिनिटी, तो 25 से लेकर इन्फिनिटी तक के बीच को रेंज ऑफ ह्यूमन विजन बोलते हैं। अकोमोडेशन क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ इज कॉल्ड अकोमोडेशन, और फोकल लेंथ कैन बी चेंज्ड विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। ठीक है, और इसी तरह होता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। आगे देखिए क्या देखते हैं। आंखों के डिफेक्ट्स आ गए। कई लोग बोलते हैं कि डिजीज ऑफ आई है। ना 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 ना, आंखों के डिजीज तो अलग ही होते हैं। ये है आपका डिफेक्ट ऑफ आई, है ना। क्यों डिफेक्ट हुआ वो देखिए। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियरली विजिबल। मैंने बोला था ना कि लंबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा लंबा? आई बॉल। जब आई बॉल लंबा होगा तो इमेज यहां बनेगा। देखो आप, यहां पे बनना था, यहां पे इस जगह पे बना यहां। तो अभी पढ़ूंगा नहीं, आप पढ़ लेना, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि यहाँ इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही हैं किसी ऑब्जेक्ट से, और यहाँ पर आके पहले ही बन गया क्योंकि ये लंबा हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसको? फार पॉइंट ऑफ द आई यहाँ पर है इस जगह पे, और इमेज यहाँ बनता है। ठीक है, अब देखो आगे यहाँ पर क्या देख रहे हैं। अब हमको चाहिए कोई सपोर्ट, और सपोर्ट क्या चाहिए? लेंस की। अब लेंस में कौन सा लेंस होगा भाई? तो लेंस जो डाइवर्ज करे। कन्वर्ज करेगा तो होगा ही नहीं, डाइवर्ज करोगे तब ना, दूर भगाओगे तो जाके रेटिना में पहुंचेगा। तो देखो अब क्या, रेज वहीं से आ रही है, अभी भी लगा दिया यहाँ कॉन्केव लेंस, और लगाने के बाद क्या हुआ? डाइवर्जेंट लेंस है, तो सीधा क्या किया, यहाँ जो बन रहा था ना इस जगह पे, इसको फैला के पहुंचा दिया यहाँ पर। तो इस जगह पे आने से आपको क्या हो गया? क्लियर दिखने लगा। मतलब आपको गुड न्यूज़ है, आपको बधाई हो, आपको चश्मा लग गया। ठीक है, दूर दूर की चीज़ें अब आपको क्लियर दिखने लगी, और आपके स्टाइल में थोड़ा इजाफा हो गया, आप थोड़ा बढ़ गया, मज़ा आ रहा होगा। आई शाबाश, ऐसे लगा के देख रहे हैं। ठीक है, तो ये था यहाँ पे। तो करेक्टिव लेंस कौन सा है? कॉनकेव लेंस विथ सुटेबल पावर, है ना। कोई भी कॉनकेव लेंस पहन लोगे नहीं चलेगा भाई, जितना पावर चाहिए उतना ही। और पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है? डायप्टर। तो ये था मैं। अब हाइपरमेट्रोपिया पे चलते हैं, जिसको दूर की चीज़ें बड़े अच्छे से दिखती हैं, नज़दीक की चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो गई। क्यों हो गया? आई बॉल छोटा हो गया। आपने देखा मायोपिया केस में, जहाँ पे नज़दीक की चीज़ें क्लियर दिख रही थी, दूर की नहीं दिख रही थी, तो उसमें क्या हो गया था? लंबा हो गया था। अब यहाँ पे छोटा हो गया, शॉर्टनिंग ऑफ द आई बॉल। ये नॉर्मल ह्यूमन आई देख रहे हैं। ठीक है, इमेज रेटिना पे फॉर्म हो रहा है। तो इसको क्या करते हैं अब आगे देखिए, यहाँ पर देखिए। अब क्या हुआ? ये आई बॉल छोटा होने से इमेज यहाँ बनने लगा, इस जगह बनना था, यहाँ बन यहाँ रहा है। अब क्या करेंगे भाई? तो एक सुटेबल पावर का कॉन्वेक्स लेंस लेंगे यहाँ पे। ठीक है, लगाते के साथ क्या हो? एक कन्वर्ज करेगा, जो दूर भाग के पीछे जा रहा था ना, उसको नज़दीक लेके आएगा। तो आप देखिए यहाँ पर बन गया, और ये बंदा आराम से, ये भी स्टाइल मार के एकदम मस्त है, चाम चाम लगा के, और खूब बढ़िया चश्मा पहन के बेटा पढ़ रहे हैं। दूर की चीज़ों के लिए नहीं है। और मज़े की बात देखो, अगर जिसको ये प्रॉब्लम हुआ है ना, ये भाई ज़्यादा देर स्टाइल नहीं मार सकते। इनको सिर्फ पढ़ने के लिए ऐसे लगाना होगा, फिर उतारना होगा, नहीं तो दूर की चीज़ें ब्लर दिखने वाली हैं इनको तो। ठीक है, अब है प्रेस बायोपिया। मेरे से रिलेट कर जाओ, नो प्रॉब्लम। मेरे दोनों, मतलब मेरी एज 40+ है, तो डेफिनेटली दूर की और नज़दीक की दोनों के लगे यहाँ पे। प्रोग्रेसिव लेंस पहना हो, इसलिए वो कट नहीं दिख रहा है। जनरली बाईफोकल लेंस ऐसा दिखता था किसी ज़माने में, ये। ठीक है, यहाँ पर कॉन्वेक्स होता था और यहाँ पर कॉनकेव होता था, बट अब प्रोग्रेसिव बन जाने से ये लाइनें, ये जो ऐसे कट है ना, वो अब नहीं दिखता है। ठीक है, चलिए। इट इज़ द डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच एन ओल्ड पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली ड्यू टू लेस पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई। सिलियरी मसल थक गया है यहाँ पे, है ना।
जिसकी वजह से अकोमोडेशन में दिक्कत आने लगी। तो नियर पॉइंट ऑफ ओल्ड पर्सन हैविंग प्रेस बायोपिया ग्रेजुअली रिसीड्स एंड बिकम्स मच मोर देन 25 सेंटीमीटर। बढ़ गया तो ब्लर हो गया। ठीक है, चलिए आगे। अब यहाँ भी नो द टर्म्स है, अब इस चीज़ को आपको जानना पड़ेगा। रेंज ऑफ विजन क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया कि ये फार पॉइंट और नियर पॉइंट के बीच में होता है, यानी 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। 25 सेंटीमीटर इज व्हाट इज द नियर पॉइंट, इन्फिनिटी इज द फार पॉइंट। अकोमोडेशन क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ एन आई लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ बाय द एक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स टू गेट क्लियर एंड शार्प इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज नियर बाई ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अकोमोडेशन। और जो नॉर्मल विजन वाले पर्सन है उनके 4 डायप्टर होते हैं। क्यों 4 डायप्टर होता है, क्योंकि पावर इक्वल टू होता है आपका क्या 1/f, और ये f जो होता है वो किस चीज़ में होता है, मीटर में, लेकिन सेंटीमीटर हो तो 100 कर दीजिए यहाँ पर। तो 100 अपॉन जो 25 था ना आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, कट करो यहाँ पे, तो दिस इज 4। तो ये कितना निकला 4 डायप्टर, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये। ठीक है, 4 डायप्टर होता है। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, द मैक्सिमम वेरिएशन इन द कन्वर्जिंग पावर यानी फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस सो दैट द फार ऑफ एंड नियर बाई ऑब्जेक्ट आर व्यूड क्लियरली इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। समझ जाओ, समझ ही चुके हो आप। अब सब इतने सारे कर दिए तो समझ में क्यों नहीं आएंगे। परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है, मतलब कुछ तो होता होगा आंख में जो थोड़ी देर के लिए वो इमेज टिका रहता होगा। साउंड चैप्टर में पढ़ा था तो परसिस्टेंस ऑफ, वहाँ भी साउंड था। ठीक है, 1/16 आपको मालूम है, इसी पर मूवीज कैसे बनते हैं, कितना फ्रेम पर होगा, वो इसके वजह से आता है। तो देखिए, द टाइम फॉर विच द इम्प्रेशन और सेंसेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज द आई इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन। और यहाँ पर क्या लिखा है, इट इज अबाउट 1/16 ऑफ अ सेकेंड, 1 सेकेंड के 16वें पार्ट के जितना रहता है। इसीलिए ना आपको दिखता है और देख करके बाद में पता चलता अच्छा ये वो थे 10 साल के बाद भी, ओके इनकी आंखें मैच कर रही हैं लेकिन बाकी बदल गए, है ना। तो आंखें क्यों मैच कर रही हैं, परसिस्टेंस आज भी काम कर रहा है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म एंड डिस्पर्सन, ये भी इंपॉर्टेंट। मैं तो डर गया कि रिफ्रैक्शन पढ़ा रहा हूँ मैं ह्यूमन आई में, लेकिन आगे देखा होगा, ओके फाइन। द फेनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर, कितने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, जिसको आप डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं। कैसे शुरू करते हैं, विबग्योर। और विबग्योर कहाँ शुरू होता है, वी नीचे होता है, आर ऊपर होता है, इसके नीचे सब होते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड की होती है और विबग्योर की सबसे कम होती है। डिफरेंट कलर्स अंडरगो डिफरेंट डेविएशंस पासिंग थ्रू द प्रिज्म इफ अ सेकेंड आइडेंटिकल। हाँ, अगर आपने 7 कलर को अलग अलग कर दिया है तो इसको व्हाइट लाइट कैसे करेंगे। तो न्यूटन साहब जो थे ना, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, हर एक जगह न्यूटन, जहाँ भी ढूंढो वहाँ न्यूटन। तो इन्होंने क्या किया, इन्वर्टेड प्रिज्म लगाया। अगर ऐसे प्रिज्म रखा था आपने जहाँ से 7 कलर्स अलग हो रहे थे, तो आपने क्या किया, ऐसे लगा दिया उल्टा। तो वहाँ से क्या हो गया, वो 7 कलर्स गए और रिकम्बाइन होकर के व्हाइट लाइट मिल गया आपको। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, इट इज़ द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट ऑन पासिंग थ्रू अर्थ्स एटमॉस्फेयर। देखो, अर्थ के पास लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर के, एकदम जो स्पेस के बाद वाला है वो कम डेंस है, उसके बाद वाला उससे थोड़ा ज़्यादा डेंस है, उसके बाद वाला उससे सबसे ज़्यादा, मतलब उससे ज़्यादा डेंस है। और जब अर्थ के नीचे वाले क्रस्ट पे पहुंचते हैं, उसके इमीडिएट ऊपर जो एटमॉस्फेयर होता है बहुत ज़्यादा डेंस होता है। ठीक है, और आपको एक चीज़ और थोड़ा जानकारी दे ही दिया जाए, क्या होता है कि अर्थ में एटमॉस्फेयर में एयर के पॉकेट्स घूम रहे होते हैं। आप देखते हैं ना कि आज बहुत तेज़ हवा चल रही है और कल नदारद, कल गायब। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि अर्थ के पॉकेट, एयर के जो पॉकेट्स थे बहुत ज़्यादा फ्लो होकर आपके तरफ आ रहे थे, तो आज आपको ज़्यादा हवा चलती हुई दिख रही थी। दूसरे दिन कम, यानी पॉकेट्स आ रहे हैं बट कम आ रहे हैं। बिना हवा के तो एटमॉस्फेयर हो ही नहीं सकता, आप जिंदा ही नहीं रहोगे फिर। ठीक है, तो यहाँ पर पॉकेट्स बने, अब उसमें से लाइट पास करेगा तो हर एक जगह, हर एक लेयर में उसको क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो अलग अलग फेनोमेनन देखने को मिलेगा आपको। एज वी मूव अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, डेंसिटी ऑफ एयर गोज ऑन डिक्रीजिंग। मैंने ऊपर से नीचे लाके बताया और ये नीचे से ऊपर जाने की बात कर रहे हैं। लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर लेयर ऑलवेज बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये तो आप पहले से जानते हो। स्टार्स ट्विंकल ऑन अकाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, प्लैनेट कभी ट्विंकल करता हुआ नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि वो एक
पॉइंट ऑब्जेक्ट है, मतलब सन या किसी स्टार के लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, वो आप देख रहे हैं। मून कभी ट्विंकल करते हुए नहीं दिखेगा, लेकिन सारे स्टार्स ट्विंकल करेंगे, वही एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यानी पॉकेट्स के थ्रू आ रहा है हर एक लेयर में। सन अपीयर्स टू राइज 2 minutes अर्लियर एंड सेट्स 2 minutes लेटर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। समझ में आया? 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद। अच्छा ही है, 4 मिनट का फायदा है अपने को। The phenomenon in which a part of the light incident on a particle is redirected in different direction is called scattering of light। आपका स्काई ब्लू इसी की वजह से तो है, और रेलिग ने बताया था, है ना। Very small particles scatter light of shorter wavelength better than longer wavelengths। रेलिग के ही कहने पे हुआ, तो बहुत अच्छे स्टडी किया उसने, उस बंदे ने। The scattering of longer wavelengths of light increases as the size of particle increases। Larger particles scatter light of all wavelengths equally well। अगर सारे के सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे तब क्या होगा भाई? ब्लैक, काले ही दिखेंगे आपको फिर। प्रिज्म, प्रिज्म तो पता है, ये रहा प्रिज्म, देखो भाई कहाँ गया भाई प्रिज्म? ये यहाँ अभी आते हैं, यहाँ पे पहले जरा समझ लें। प्रिज्म इज अ होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल सच एज ग्लास enclosed by two inclined plane refracting surface at some fixed angle called refracting angle, और angle of prism भी बोलते हैं। angle of prism मतलब ये हमने एंगल बनाया, तो ये वाला जो बात कर रहे हैं, this is called angle of prism। it has two triangular bases। अगर आप prism को देखें तो 2 triangular base होंगे यहाँ पे, and 3 rectangular lateral surfaces। 3 rectangular lateral surface दिखेगा which are inclined to each other। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, जिसको आर से बोलते हैं, एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल। एंगल ऑफ इमर्जेंस, द एंगल बिटवीन एमर्जेंट रे एंड नॉर्मल। अभी सब आपको डायग्राम में समझाता हूँ। एट द सेकेंड रिफ्रैक्टिंग फेस ऑफ द प्रिज्म। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। यहाँ से ऐसे गया और यहाँ से फिर ये ऐसे आया, तो इसको ऐसे ऐसे आगे ले गए, और यहाँ से ये निकल रहा है, इसको आगे बढ़ाया, तो यहाँ पर जो एंगल बनाएंगे उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, चलो अभी यहाँ समझ गए आप। डिस्पर्सन क्या होता है, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर, उसको बोलते हैं हम लोग डिस्पर्सन। और इट अकर्स बिकॉज रिफ्रैक्शन और बेंडिंग डिफर्स विद द कलर। सबके वेवलेंथ अलग है, तो अलग अलग निकल जाते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट रेज ट्रेवलिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू चेंज इन डेंसिटी ऑफ द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अगर मेरे समझाए हुए बात नहीं याद रहे तो वापस वीडियो देखिए, अगर उससे भी नहीं समझ में आए तो रोक के इसको लिख लीजिए, ठीक है, या स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए, 4 बार हो जाएगा याद। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, द फेनोमेनन ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट कॉज्ड बाय द लार्ज नंबर ऑफ molecules such as smoke, tiny water droplets, suspended particles of dust and molecules of air present in the Earth's atmosphere। वही कारण है आपके स्काई का ब्लू हो जाना, सन का ये वो हो जाना, रेड वेड। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, द फेनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलॉइडल पार्टिकल, उसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल, कोलॉइडल पार्टिकल में जो तैर रहा हो, जैसे हवा में डस्ट पार्टिकल, ये सब चीजें हैं। अब बात करता हूं प्रिज्म, लेके आया ना, देखिए सामने आ गए आपके प्रिज्म। अब इस प्रिज्म में मेरे को कलर जरा सुंदर सा पेन ले लेने, कलर कर लेने दीजिए। अब ये है आपका इंसिडेंट रे, इधर से गया इस जगह पे टकराया, ठीक है, और टकराने के बाद किधर गया, इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन चेंज हो गई इसकी, क्योंकि ये रेयर मीडियम टू डेंसर जा रहा है और दूसरा की एंगल्ड वे में जा रहा है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा ही जाएगा। ये आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस, जब इस तरह से नॉर्मल खींचते हैं आप, तो एंगल आई बन गया यहाँ पर। अब देखिए इसी लाइन को एक्सपेंड किया, ठीक है, और यहाँ से ये रिफ्रैक्शन वाला है, और इसके बाद फिर इधर गया। अब यहाँ से जब नॉर्मल खींचते हैं आप, तो ये बन जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो यहाँ था वो दूसरा बन के तैयार है। ये दोनों इक्वल ही होंगे, ये और ये, बोथ विल बी सेम। अब ये है आपका एंगल ऑफ इमरजेंस, और इस रे को बोलते हैं इमरजेंट रे। अब देखना, इस रे को पीछे खींचा और इसको आगे ले गए, दोनों को मिलाया, तो ये जो बना ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। और जैसा मैंने पहले बताया था ना, देखो ये एंगल ऑफ प्रिज्म,
इतना सिंपल है, आपको कोई भी पूछे प्रिज्म का ड्रॉ करिए सारे लेबलिंग के साथ, तो सबसे पहले ABC लिखना मत भूलिए, और एंगल में 60 डिग्री ले लीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और उसके बाद ये सारे डिटेल्स अकॉर्डिंगली रे डायग्राम बनाते हुए बना दीजिए बेटा, ले जाओ 3 मार्क्स आपके हैं। लो अब थोड़े क्वेश्चंस में मैंने जानबूझ के डाला है ताकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपको इजी हो जाए। ये है सनराइज और ये है सनसेट, ठीक है, सनराइज एंड सनसेट। तो क्या बोलता है क्वेश्चन, व्हाट आर द कलर्स ऑफ द स्काई ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। लोग पूछते हैं कि 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद में क्यों होता है, हमने थोड़ा एंगल चेंज कर दिया। तो देखो, ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट द स्काई अपीयर्स प्राइमरली इन शेड्स ऑफ ऑरेंज, रेड एंड येलो। ऐसे ही दिखते हैं ना, देखो तो जरा यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये सनराइज है और ये सनसेट है, येलो येलो दिख रहा है। एज द सनलाइट ट्रेवल्स अलोंग a longer path through the atmosphere, scattering away the shorter wavelength of light, like blue green सब हट जाते हैं क्योंकि चल ही नहीं पाएंगे, रास्ते में ही मर जाते हैं वो, ठीक है। और लिविंग द लॉन्गर वेवलेंथ्स लाइक रेड, ऑरेंज एंड येलो धम धमा के आपके आंखों तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल लिया आपसे, व्हाई डज द स्काई अपीयर्स डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एस्ट्रोनॉट्स। लोग पूछ देंगे आपसे कि अपने अर्थ से हम जब स्काई देखते हैं तो ब्लू दिखता है जी, लेकिन जब एस्ट्रोनॉट ऊपर देखता है तो ब्लैक दिखता है, क्या कारण है। सबसे पहली बात कि स्पेस में कोई पार्टिकल क्या होता है, फ्लोट नहीं कर रहा होता है, जिसकी वजह से स्कैटरिंग होगा नहीं। एटमॉस्फेयर है ही नहीं तो फ्लोट क्या करेगा, जब स्कैटरिंग होएगा ही नहीं तो फिर कलर तो एब्जॉर्ब हो जाएंगे सारे, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, सारे कलर एब्जॉर्ब हो गए। तो ये ब्लैक दिख रहा है आपको, ये या फिर ये दिख रहा है, ऐसा हो जाए। ये तो थोड़ा लाइट भी पड़ रहा है तो अलग दिख रहा है, लेकिन मेरा देख लो स्वेटर ब्लैक दिख रहा है ना, यहाँ सारे कलर एब्जॉर्ब हो गए। अब इसको खुद पढ़ लेना, मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। विच ऑफ द, ये इंटरेस्टिंग है भाई, इंटरेस्टिंग, ये चल हो सकता है पूछ देगा तुमको, ये इसलिए इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि इसमें जो है ना थोड़ा जजमेंट लेना लोगों के लिए मुश्किल होता है, बट ये तैयारी रखो ना कि अगर 2 रेनबो बनते हैं, सुना ना तुमने, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो। एक तो रेनबो होता है जिसमें कलर कैसे होता है, आप अगर रेनबो देखोगे तो किस तरह से दिखेगा आपको, नीचे वाला क्या होगा, ऊपर वाला क्या होगा, नीचे वायलेट ऊपर रेड। और जब सेकेंडरी बनेगा ना तो बेटा जैसे प्रिज्म में उलट दिया था ना, यहाँ भी उल्टा हो जाएगा। गिनो कौन सा, ये रेड एंड वायलेट है, ये रेड एंड वायलेट, तो दिस इज नल, ये नहीं चलेगा। यहाँ चलो वायलेट रेड, रेड वायलेट, ये भी ना चले। यहाँ पर देखते मतलब तुम समझ ही गए हो कि यही राइट है ना, रेड वायलेट एंड वायलेट रेड इन्वर्टेड है, यहाँ पर वायलेट रेड, ये भी नहीं चलेगा। तो राइट आंसर इज बी, भूलना मत। ये सवाल दिमाग में रखना, ऐसे फिगर देके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये लो, अभी एक मेरा स्टूडेंट जो मैंने हर्ट्स की बात की थी ना अपने एग्जाम में, ब्यूटीफुल बनाया था डायग्राम, अनडाउटेबली। यहाँ देखो वेस्ट साइड में सन है, हमेशा याद रखना कि इवनिंग में ही सन आपको दिखता है, रेनबो सुबह सुबह उठ के भी दिखता है। तो यहाँ वेस्ट साइड में सन है आपका, यहाँ से रे ऑफ लाइट आई और ये रेन ड्रॉप है ना, देखो रेन ड्रॉप क्या होता है, टाइनी प्रिज्म की तरह एक्ट करता है, टाइनी प्रिज्म है ना। तो ये क्या हुआ, यहाँ से आई टकराई, इंटरनल रिफ्लेक्शन देख रहे हैं आपको यहाँ पर। जैसे ही ये क्या हो गया, डेंसर मीडियम और ये रेयर मीडियम, तो जैसे क्या स्प्लिट हो गया रेनबो, आपको यहाँ दिखा, यहाँ नहीं दिखा, ठीक है। क्यों नहीं, ये कभी शायद आपने देखा भी नहीं होगा ऐसा डायग्राम जहाँ पे इसको एक्सटेंड करके बोलते नो रेनबो हियर बट रेनबो इज हियर। ऐसी चीजों को मतलब स्पेशल वे में बताने के लिए तो आपका देवेश सर है। दिस इज कॉल्ड द 20 ईयर्स एक्सपीरियंस, 20 साल का अनुभव है, इसीलिए आपको इस तरह से दिखा पा रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए जी, मेरे साथ पढ़ने के लिए आपका आभार, बहुत धन्यवाद बच्चों। और सच में एक बात प्रॉमिस कर भाई, पूरा वीडियो देखेगा कि नहीं देखेगा, नहीं देखेगा तो यू आर गोइंग टू लूज इट। अदरवाइज इफ यू गो थ्रू ऑल द, पूरा एक सेकंड देख जाओगे ना, 95% कोई रोकेगा नहीं भाई आपको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।